नेक्स्ट है भैया लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तैरने का नियम क्या है? तो ये बोलता है इट स्टेट्स दैट अ बॉडी विल फ्लोट इन अ लिक्विड। कोई भी बॉडी लिक्विड में कब फ्लोट होगा? इफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज एट लीस्ट इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। यानी कि इमर्ज्ड पार्ट का वेट जो होना चाहिए, इमर्ज्ड पार्ट का वेट कितना होता है? रो इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, रो वी जी। रो लिक्विड का इंटू वी से क्या होगा कि कितना पानी डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम लिखना है यहाँ, और पानी का डेंसिटी। तो ये क्या मास निकल जाएगा, कितना मास डिस्प्लेस हुआ है पानी का, और जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट हो जाएगा। किसका वेट होगा सर? पानी डिस्प्लेस्ड का। ऑब्जेक्ट को आप डुबाएंगे, जैसे आप मग को या बॉटल को पानी में डुबाते हैं, बकेट में पानी भरा हुआ, तो जितना आप बॉटल को डुबाएंगे बकेट के अंदर, उतना ही बकेट का पानी बाहर निकलेगा, बाहर डिस्प्लेस होगा, पूरा लबालब भरा हुआ है। तो इसका मतलब जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसके बराबर बॉयंट फोर्स लगता है। तो बॉयंट फोर्स क्या होना चाहिए? फ्लोट कराने के लिए इक्वल हो जाना चाहिए। किसके इक्वल हो जाना चाहिए? बॉडी के वेट के। अगर इक्वल नहीं हुआ, जैसे कि ये तीसरा केस में, इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो गया, बॉडी का एम जी बॉडी के लिए लिखे हैं, और रो जीवी से क्या मिलता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मिलता है। रो जीवी से क्या मिलता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना पानी को, कितना केजी पानी के मास को डिस्प्लेस किया गया है, उसमें जी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा कि नहीं? अगर बॉडी का, अगर बॉडी का ज्यादा हुआ वेट लिक्विड डिस्प्लेस के वेट से, तो बॉडी लिए लिए पूरा बेस में आ जाएगा, आके टकरा जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। इसको सिंक बोलते हैं, सिंक कर जाएगा। अब बाकी फ्लोट इसमें और इसमें दोनों में फ्लोट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा। अब फ्लोट दो केस में करेगा, या तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा तो पूरा का पूरा डूबना पड़ेगा, इसको जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस होगा, ताकि ये पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर पाएगा अपने वेट के बराबर, लिक्विड डिस्प्लेस का वेट कर पाएगा ये। ठीक, यानी कि यहाँ रो जीबी से क्या मिलता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। और एम जी से क्या मिलता है? खुद इसका वेट। दोनों अगर इक्वल है तो ये पूरा जस्ट अंदर रहेगा लिक्विड सरफेस के। लेकिन अगर कम, आधे आधे डूब के ही आधा ये डूबा और इतना ही से रो जीबी ये ले आया, मतलब कम ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करके और अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कर दिया, तो पूरा डूबने की जरूरत नहीं है। आधा ही डूब के और उतना बॉयंट फोर्स ये मिल लगा देगा लिक्विड, ताकि इस पूरे येलो कलर के ब्लॉक के मास को, उसके वेट को, यानी मास को नहीं वेट को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, पूरा डूब जाएगा, ज्यादा डूबेगा तो ये और वॉल्यूम बढ़ा देगा लिक्विड डिस्प्लेस का, तो उस केस में तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा। जबकि ये आधा डूब के ही बॉयंट फोर्स को अपने एमजी के इक्वल कर ले रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम है, ऑब्जेक्ट हल्का है, हल्का फुल्का, तो पूरा थोड़ा पार्शियली डूबेगा, वो थोड़ा ऊपर रहेगा, वो फ्लोट कहलाएगा ये। और दोनों इक्वल है तो पूरा सरफेस के अंदर डूब जाएगा, और ये भी फ्लोट ठीक कहेगा कि बॉडी फ्लोट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हुआ तो अंदर डूब जाएगा बेस में, और इसको बोलेंगे कि बॉडी सिंक कर गया है। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पे चर्चा कीजिए चाचा तनी। कौन इक्विलिब्रियम के टाइप है? तो एकरा में देखिए, पहले करते हैं कौन टाइप का इक्विलिब्रियम है। देखिए ये अभी रेस्ट में है, यानी जितना इसको धरती माता बुला रही है, आजा बेटा नीचे, उतना ही लिक्विड उसको बुआइंट फोर्स आर्किमिडीज ऊपर लगा रहा है, तो ये रुका हुआ है। अब अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करिएगा नीचे, तो नीचे डिस्प्लेस करिएगा तो लिक्विड और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, ये लिक्विड का वॉल्यूम और ज्यादा डिस्प्लेस करेगा तो ये बढ़ जाएगा, यानी बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा। तो जब हम इसको नीचे खिसका रहे हैं तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स ऊपर लगने लग रहा है, क्योंकि mg तो वही का वही है, बढ़ा तो सिर्फ बॉइंट फोर्स है। तो जब नीचे ला रहे हैं तो बॉइंट फोर्स किधर लगता है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला फोर्स पड़ रहा है, यानी उसको मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना भाई, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। वैसे ही जब उसको ऊपर खिसकाएंगे, ये येलो कलर के ब्लॉक को ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, तो उस केस में
ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कम होगा, जिससे बॉयंट फोर्स भी कम हो जाएगा। तो बॉयंट फोर्स कम होगा तो mg हावी हो जाएगा और उसको नीचे डुबाने लगेगा। तो जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, और जब हम इसको नीचे डुबकी लगा रहे हैं, नीचे दबा रहे हैं, तो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी हर हाल में मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करा रहा है फोर्स। तो इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा, जैसे किसी ब्लॉक को आप डिस्प्लेस किए तो वापस वो मेन पोजीशन की तरफ आ जाए, वापस 2-3 बार ओसिलेट करके मेन पोजीशन की तरफ आ जाए। अब ये थर्ड वाला तो कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, क्योंकि ये आके टकरा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो नॉर्मल फोर्स भी आ जा रहा है, राइट? तो इसको ऊपर ले जाके छोड़ेंगे फिर नीचे आ जाएगा, ये कुछ मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम की बात नहीं करना है इसका। अब बीच वाले का करते हैं, क्योंकि अटका हुआ तो बीच में है। अब बीच वाले का क्या हुआ, बेचारे का mg पूरा डूब, ऊपर पॉइंट फोर्स रो जी भी हो गया, पूरा का पूरा वॉल्यूम भी डूब गया है। अब इसको कोई उँगली से थोड़ा-सा भी अंदर डुबाएगा, तो बुयांट फोर्स थोड़े बढ़ेगा। बुयांट फोर्स तो बेचारा फुल लग चुका है, पूरा का पूरा बॉडी डूब गया है, अब कितना डूबेगा? तो हल्का-सा भी कोई नीचे की तरफ इसको डिस्प्लेस करेगा, तो उस वेलोसिटी से ये बीच में कभी भी ऊपर जाने का टेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि हमेशा अभी पूरा का पूरा mg बुयांट फोर्स के इक्वल है। अब पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो अब भीतर डुबाइएगा तो अब क्या डूबेगा? और एक्स्ट्रा थोड़े लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो बुयांट फोर्स भी वही रहा और mg वही रहा, तो हमेशा इस पे फोर्स नेट ज़ीरो रहा। तो जैसे ही थोड़ा-सा वेलोसिटी देंगे तो उसी वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आके फेंदी से टकरा जाएगा। यानी इसमें वापस आने की कोई टेंडेंसी नहीं है। तो इसलिए ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? या तो अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल में भी ऐसा होता है और न्यूट्रल में भी होता है। तो अब कौन-सा करें सर? दोनों में कन्फ्यूज़ हो गए। तो अब ऊपर ले जाके देखते हैं। नीचे में तो पता चल रहा है कि भाई अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है? अब ऊपर ले जाके देखते हैं। ऊपर इसको डिस्प्लेस करें ना, तो अगर अनस्टेबल होगा ना तो ऊपर ही भाग जाएगा, ठीक? अनस्टेबल मतलब क्या होता है? ऐसा होता है, देखिए ऐसा अनस्टेबल में। अनस्टेबल में आप बॉडी को अगर राइट में थोड़ा-सा डिस्प्लेस करें, तो उसपे लगने वाला फ़ोर्स भी राइट में हो जाए, और बॉडी को यहाँ से थोड़ा-सा लेफ्ट में डिस्प्लेस करें, तो उसपे लगने वाला फ़ोर्स भी लेफ्ट में चला जाए। मतलब कुछ ऐसा है कि कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो उसको आस-पास के लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं, "पढ़ो बेटा, ठीक है बेटा, नाम रोशन करो।" और कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको और सब ढकेल रहा है, "कर बेटा बदमाशी, बाद में पता चलेगा तुमको।" तो ये लेफ्ट में जा रहा है तो उसको और लेफ्ट में धक्का दे रहा है, और राइट में जा रहा है तो और राइट में धक्का लग रहा है उसपे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ ये अनस्टेबल नहीं है, इसको जब येलो वाले ब्लॉक को ऊपर ले जाएँगे ना ऊपर, तो ऊपर ले जाते समय ऊपर की तरफ फ़ोर्स नहीं, नीचे लगने लगेगा, क्योंकि अब ऊपर ले जाएँगे तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस करेगा पानी का, पानी से थोड़ा बाहर निकल गया तो। और mg तो इसका वही रहेगा, तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। मतलब ऊपर जब हम ले जा रहे हैं तब तो मीन पोज़ीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब नीचे ले जा रहे हैं तो नीचे ही गिर जा रहा है। यानी कि ये अनस्टेबल जैसा तो नहीं कर रहा है, अनस्टेबल में जिधर लेगा उधर ही फ़ोर्स लगना चाहिए, ठीक है? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे भी इसका नेट फ़ोर्स 0 है, नीचे डूबने वाले सिचुएशन में देखिए, और बीच में भी पोज़ीशन में है डूबने समय तो भी नेट फ़ोर्स 0 है, और भी नीचे आ गया तो भी नेट फ़ोर्स 0 है, और जिधर डिस्प्लेस किए उधर ही चला जा रहा है, और रास्ते में हर जगह इस पे नेट फ़ोर्स 0 ही है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, मतलब जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल होता है, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है लिक्विड के अंदर। अब देखिए भाई, कहानी यहाँ तक पहुँच गया है मामला कि मास ऑफ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है? देखिए, मास ऑफ सब्सटेंस मतलब एक्चुअल मटेरियल, और मास ऑफ बॉडी मतलब मास ऑफ बॉडी मतलब मटेरियल और उसका खाली जगह भी हो सकता है उसके अंदर। जैसे एग्जांपल अगर लेके मैं बताऊं, तो एक सॉलिड स्फीयर यहाँ पे मैंने ले लिया है एज सॉलिड स्फीयर, और दूसरा एगो ले लेते हैं हॉलो स्फीयर, ठीक है? एगो इसे हॉलो स्फीयर ले लिया खाली, ठीक है भाई, खाली एगो इसे भरा हुआ ले लिया, हॉलो स्फीयर हो गया गोला। अब इ- इसमें क्या है, सॉलिड स्फीयर में मटेरियल, अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है भाई,
देखिए ध्यान से, अंदर भी भरा हुआ है मटेरियल अंदर तक। इसमें क्या है, बॉडी और सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है देखिए। जो हॉलो है ना, उसका ये वाला पार्ट को बॉडी बोलेंगे, और पूरा अंदर हवा हुआ सब मिला के, हवा उसको मिल के पूरा का पूरा, इस ये पूरा हवा और इसको मिला के इसका आउटलाइन को, इसको बॉडी बोलेंगे। और खाली इस मटेरियल को सब्सटेंस लिखा हुआ है यहाँ, खाली मटेरियल को, माने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉलिक्यूल इसका, अब हवा को छोड़ के। यानी सब्सटेंस किसको ये बोला है कि हवा या कैविटी को, हवा या कैविटी छोड़कर, छोड़कर जो बना हुआ है उसको सब्सटेंस बोल रहे हैं, खाली मटेरियल। और बॉडी, बॉडी मतलब ये कैविटी इंक्लूड करके पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब इसमें हम सब्सटेंस बोले तो सर्कुलर है, और पूरा बॉडी बोले तो स्फेरिकल है। पूरा बॉडी क्या है, स्फेरिकल। समझ गए बात। तो अगर दोनों इक्वल है, ऐसा कब होगा, सॉलिड बॉडी में होगा। सॉलिड बॉडी में क्या होगा कि जितना बॉडी है पूरा का पूरा सब्सटेंस है, मटेरियल भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है मटेरियल। ऐसा नहीं कि बॉडी अलग है, बॉडी का मास अलग आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो सब्सटेंस बॉडी एक ही बात हो गया इसके लिए। तो इस सिचुएशन के लिए क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एक ही होगा, और डेंसिटी भी एक ही होगा, क्योंकि पूरा मटेरियल ही भरा हुआ है ना। तो डेंसिटी निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम, तो पूरा भरा हुआ है तो पूरा डेंसिटी सब्सटेंस का जो है वही पूरे बॉडी का आ जाएगा। लेकिन हॉलो में क्या प्रॉब्लम होगा कि मास ऑफ बॉडी और मास ऑफ सब्सटेंस तो वही होगा। जैसे हम पूछे कि पूरे स्फीयर का मास क्या है, तो बीच में खाली जगह है, उसका मास तो होगा नहीं, जो भी होगा इसी का होगा, जो मटेरियल भरा हुआ है। तो ये तो सही है कि सब्सटेंस और बॉडी का सेम मास आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में फर्क पड़ जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके और इसका एक चादर बनाना पड़ेगा आपको, चादर, चादर जैसा कुछ आएगा वॉल्यूम, वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको पूरा कट करके ऐसे पसार दीजिए, तो चादर जैसा कुछ आएगा। और जबकि पूरे बॉडी का वॉल्यूम देखे तो 4/3 पाई आर क्यू आएगा। तो हॉलो वाले के लिए बॉडी का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और सब्सटेंस का कुछ और वॉल्यूम आ जाएगा। खाली सब्सटेंस पूछे कितना आएगा, तो उसका कुछ और वॉल्यूम आएगा। समझ गए बात। वैसे ही डेंसिटी की बात करें, तो देखिए डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। मास तो भाई सेम है दोनों का, लेकिन वॉल्यूम में फर्क है। तो बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी निकालते समय क्या करते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो मास तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन वॉल्यूम अगर देखें तो बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है और एक्चुअल सब्सटेंस उसके अंदर जो है उस कम है। तो बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है तो बॉडी का डेंसिटी कम आ जाएगा। तो पूरे बॉडी का डेंसिटी कम है ओनली सब्सटेंस के डेंसिटी से। यानी ये सब्सटेंस अगर लोहा का बना हुआ है तो उसका कितना ज्यादा डेंसिटी होगा, लेकिन पूरा डेंसिटी निकालेंगे मास बाई वॉल्यूम करके तो उससे कम डेंसिटी आ जाएगा, क्योंकि बीच में हवा भी भरा हुआ है। समझ गई ये बात। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर दो बॉडी दिया है, दो लिक्विड दिया हुआ है, M1 मास और M2 मास है, और पहले का डेंसिटी ρ1 और दूसरे का डेंसिटी ρ2, ये इमिसिबल है, ये सब लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिला दीजिएगा तो अलग अलग ही दोनों रहेगा, जैसे पानी और तेल, वैसा पानी में तेल मिला दीजिएगा तो मिक्स नहीं होगा, अलग अलग रहेगा, वैसे इमिसिबल है। तो इन दोनों को मिक्स किए तो जो तैयार होगा उसका डेंसिटी बताना है, मिक्सचर का डेंसिटी। तो ठीक है, मास दिया हुआ है ना, तो हम टोटल मास क्या लिख देंगे, इंडिविजुअल मास का सम। मास तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चेंज नहीं होने वाला है मिक्स करने पे, तब मास वही रहेगा, दोनों का सम टोटल मास। और टोटल वॉल्यूम चूंकि इमिसिबल है, तो दोनों का वॉल्यूम भी ऐड होगा अलग अलग। अगर एक दूसरे में मिक्स होता तब वॉल्यूम अलग हो जाता भाई। ये इमिसिबल है इसलिए दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम होगा टोटल वॉल्यूम। तो इंडिविजुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाई डेंसिटी। तो फर्स्ट का वॉल्यूम मैंने फर्स्ट का मास बाई डेंसिटी, और सेकेंड का वॉल्यूम मतलब सेकेंड का मास बाई सेकेंड का डेंसिटी, दोनों को ऐड किए तो टोटल वॉल्यूम मिल गया। तो नेट मिक्सचर का डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास टोटल लिख देंगे, तो टोटल मास तो खाली M1 प्लस M2 था सर, ये देखिए M1 प्लस M2। तो टोटल वॉल्यूम भी लिखिए, तो टोटल वॉल्यूम M1/ρ1 प्लस M2/√2। ये देखिए M1/ρ1 प्लस M2/√2। तो इससे मिक्सचर का क्या मिल जाएगा, डेंसिटी। मिक्सचर का क्या मिल गया, डेंसिटी मिल गया दोनों मिलाने पे।
अब अगर दोनों का मास इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 अगर हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे m1 को भी m लिख दीजिए और m2 को भी m लिख दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, तो ऊपर 2m हो गया और नीचे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रो वन रो टू एलसीएम लिया आएगा। तो एलसीएम लिया तो रो टू से इसमें मल्टीप्लाई होगा और रो वन से इसमें, तो दोनों तो m ही है, तो m कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा रो वन प्लस रो टू। अब ये दोनों डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, मास से मास खत्म हो जाएगा, तो रो वन रो टू ऊपर गया और पहले से टू इंतजार कर रहा है कि आ जा बेटा यही है। तो टू रो वन रो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू रो वन रो टू मल्टीप्लाई हो गया और नीचे रो वन प्लस रो टू डिवाइड हो गया। तो खाली डेंसिटी के टर्म में भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नेट डेंसिटी इज टू रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो टू। इसको हार्मोनिक मीन भी बोला जाता है। रो वन और रो टू का हार्मोनिक मीन क्या होता है? टू रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो। तीसरा कहानी है भाई कि अगर ये M1 M2 नहीं देके V1 V2 दिया है तो दोनों को मिक्स करिएगा तो नेट वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, ये भी इमेसेबल ही है। नेट मास M1 M2 तो होगा, लेकिन अभी मास को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि अगर वॉल्यूम गिवन है ना, तो मास को लिखे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरा मास को लिखे दूसरा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और टोटल डेंसिटी लिख दिए टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। और टोटल मास देखिए यहाँ से आके लिख दीजिए रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू, और टोटल वॉल्यूम है वी वन प्लस वी टू, यहाँ पे लिख दिए वी वन प्लस वी टू। तो यही हो गया मिक्सचर का डेंसिटी। अब इस बार V1 और V2 इक्वल हो जाता है, V1 V2 को इक्वल यहाँ पे कर देंगे तो उसको सॉल्व करने पे रो इक्वल टू आ जाता है रो वन प्लस रो टू बाई टू, जिसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ये अर्थमेटिक मीन और ये ऊपर हार्मोनिक मीन, ये सब क्या आइटम है भाई? तो देखिए जैसे दो चार ऐसे नंबर है, दो चार छः, तो दो नंबर का इसे सम करने पे सेम आ रहा है, दो प्लस दो कर दिए तो चार, चार प्लस दो छः, छः प्लस दो आठ, ऐसे ऐसे है, तो इसको अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। और ये हार्मोनिक कब बोलते हैं? जैसे कि ऐसे है एक बट्टा दो, फिर है एक बट्टा चार, और फिर वन बाई, ऐसे मैंने किया हुआ है छः, मैंने इसका उल्टा करने पे ये क्या बन जाए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा सीरीज जिसको पलटी मरवाने पे क्या बन जाए? उल्टा कराने पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अगर मास गिवन है तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? अगर रो वन रो टू ऐसे नंबर और भी नंबर ये सब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका हार्मोनिक मीन, अगर दो नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए तो टू डिवाइडेड बाई जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसको क्या करना है? उल्टा करके लिखना है, यानी वन बाई रो वन प्लस वन बाई रो टू। अगर रो वन रो टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो टू बाई टू टर्म का, तीन टर्म का निकालते तो क्या लिखते हैं? थ्री थ्री। अगर एक और टर्म रहता तो थ्री टर्म का हार्मोनिक मीन होता है थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई रो वन प्लस वन बाई रो टू प्लस वन बाई रो थ्री। तीन टर्म लिखते हैं, तो दो ही टर्म का निकालना है, तो दो और दो हार्मोनिक प्रोग्रेशन रो वन रो टू है तो वन बाई रो वन और वन बाई रो टू। जैसे एग्जांपल, अगर ऐसा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है कि वन बाई टू और वन बाई फोर वन बाई सिक्स, ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, तो अगर पूछता है कि इसका दो टर्म का हार्मोनिक मीन बताइए, तो ऐसे हम करते हैं दो डिवाइडेड बाई, और नीचे जो लिखना है उसको उल्टा करके लिखना है, तो वन अपॉन वन बाई टू लिखना है, प्लस फिर से इसको उल्टा करके लिखना है तो वन अपॉन वन बाई फोर लिखना है ऐसे। तो यहाँ आपको हार्मोनिक मीन लिखना है दो नंबर का, रो वन रो टू का हार्मोनिक मीन चाहिए तो क्या लिखेंगे? टू डिवाइडेड बाई, रो वन रो टू नहीं लिखेंगे, वन बाई रो वन उल्टा करके लिखेंगे प्लस वन बाई रो टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रो वन रो टू एलसीएम आ गया रो वन रो टू, और ऊपर में ये रो टू से और रो वन से प्लस हो गया तो रो वन प्लस रो टू, और टू ऊपर इंतजार कर रहा है इसका, तो ये ऊपर गया तो टू रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो टू आ गया कि नहीं हार्मोनिक मीन? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं सर? तो ऐसे नंबर बहुत सारा दिया हुआ है, अगर ये अर्थमेटिक सीरीज है तो अर्थमेटिक मीन मैंने सबको जोड़ के एन से डिवाइड कर दीजिए जितना टर्म है। तो यहाँ कई गो टर्म दिख रहा है आपको? अगर दो गो टर्म का खाली करना है तो बस रो वन प्लस रो टू बाई टू, तो यही हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। समझ गए? तो सर जियोमेट्रिक भी लगे हाथों बता दीजिए, यहाँ भले ही नहीं है बाद में काम करेगा। तो अगर जियोमेट्रिक
A1, A2, A3 ऐसे नंबर्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी। ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कि एक दूसरे से कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने पे सेम आता है। जैसे ये 2 है तो ये 4 है ना, तो अगला 8 होना चाहिए, तो अगला 16 होना चाहिए, दुगना दुगना ऐसे। तो इसमें दो नंबर का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछेगा, तो आपको क्या क्या करना है, उसका उतना रूट लेना है। दो नंबर का पूछेगा अगर सिर्फ A1 A2 का, तो रूट A1 A2 कर दीजिए, स्क्वायर रूट है। टू टू नंबर का था ना, तो 2 लिखे। अगर ऐसे n टर्म रहता, 3 रहता, कि तीनों का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, तो क्यूब रूट होता है, ऐसे A1 A2 A3 ऐसे होता है। तो अभी तो दो ही नंबर का था, तो सिर्फ रूट स्क्वायर रूट A1 A2 ले लेंगे। वैसे हम लोग का ये एक अर्थमेटिक मीन था और एक हार्मोनिक मीन था, ये ध्यान में रखना है। देखिए भाई, अब हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड का नहीं, सॉलिड का। ऐसा सॉलिड का जो डूब जाए पूरा, जैसे पानी में ऐसा सॉलिड है जो पानी में इमर्ज करने पे पूरा 100% पानी में डूब जाए। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाए। अगर ऐसा तो इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी क्या हो, तो फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। राइट, यहाँ पे लिक्विड वाटर लेना है। तो अभी क्या करना है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो डेंसिटी ऑफ डेंसिटी बाई वॉल्यूम लिख दिया। किसका वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अब जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, ये तो ऊपर का टर्म हो गया इसमें। फिर डिनोमिनेटर में भी ये डेंसिटी ऑफ वाटर था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस से कर दिए, डिवाइड इसको कर दिए। क्लियर हो गया इतना। अब क्या है भैया, कि ये रीअरेंज करेंगे, तो ये रो नॉट बाई वी नॉट इंटू उल्टा होगा, तो वी डब्ल्यू अपॉन रो डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस विल कैंसल आउट बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फुल्ली इमर्ज्ड। तो फुल्ली इमर्ज्ड है, तो जितना लिक्विड का डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा, वही ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का और इसका इक्वल हो गया। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर आ गया। अब जी मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये टर्म आ रहा है दोनों का। राइट। अब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। नहीं, इस डेंसिटी को क्या लिखना है, वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना है, डेंसिटी को लिख देना है कि मास बाय वॉल्यूम। वैसे ही इस डेंसिटी को लिख देना है कि मास बाय वॉल्यूम, ऐसे। तब अभी क्या होगा, अभी ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा और यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मास ऑफ वाटर आ गया। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी को क्या बोलेंगे, वेट हो गया। ये ऑब्जेक्ट का एयर में वेट कितना है ये, और ये चीज क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी, वाटर का वेट हो गया, वाटर का वेट। अब जितना वाटर का वेट होता है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट उतना ही पॉइंट फोर्स लगाता है। यानी कि ये पॉइंट फोर्स हो गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में ऑब्जेक्ट का रियल वेट हो गया एयर में। तो क्या हो गया आंसर देखिए, एयर में वेट तो निकाल ही लेंगे आप ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, और वाटर में डुबाने के बाद उसका एपरेंट वेट निकाल लेंगे। ठीक है। तो कितना उसका वेट खत्म होगा, ऑब्जेक्ट का कितना वेट में कमी आएगा, तो वो जितना बुआइंट फोर्स आया रहेगा उतना ही कमी आएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हवा में 10 kgf दिखाया और पानी में डुबाने के बाद 8 kgf दिखाया, तो 2 kgf यानी जो डिफरेंस आ रहा है, वही तो उसमें बुआइंट फोर्स लगा, यानी लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वही तो वेट हुआ। तो यही डिफरेंस यहाँ निकालना है, वेट इन एयर माइनस वेट में इन वाटर, वाटर में डुबाने पे क्या वेट हुआ। तो इसका जो रेशियो आएगा, वेट इन एयर और नीचे वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर करना है, तब ना वो पॉइंट फोर्स आएगा, और यहाँ तो पॉइंट फोर्स के इक्वल है। तो इस फॉर्मूला से वेट एयर में निकाल दीजिए, और ऑब्जेक्ट का वेट एयर में कितना है माइनस ऑब्जेक्ट का वेट वाटर में डुबाने पे कितना है वाटर में, ये डिफरेंस, ये पॉइंट फोर्स के इक्वल आ जाएगा। इस रेशियो से भी आप रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। लेकिन ध्यान रहे वो फुल्ली डूब जाना चाहिए,
तब ये कंडीशन वैलिड हो। सेकेंड फॉर्मूला है, अभी ये तो एक सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी निकाला, अगर दोनों लिक्विड ही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सॉलिड का एयर में वेट ले लेंगे कितना है, और उसको पहले वाटर में डुबा के वेट ले लेंगे कि वाटर में डुबाने से कितना उसका वेट में चेंज आया, डिफरेंस आया। और फिर उसी सॉलिडवा को वो दूसरा लिक्विड का जिसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसमें डुबा के अपरेंट वेट निकालेंगे। तो दोनों का जो रेशियो आएगा ना, यानी वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, जिस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी चाहिए उस लिक्विड में डुबाने के बाद उसका वेट कितना दिखा रहा है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ले, अगर किसी का हवा में वेट है 10 kg है, लिक्विड में डुबाने के बाद दिखा रहा है 8, तो 10 में से 8 गया, 2 ऊपर लिख दीजिए। अब उसी सॉलिडवा को जब पानी में डुबाए ना हम, तो उसका 9वें हो पाया, माने 9 दिखा रहा है, 8 नहीं दिखा पा रहा है। तो नीचे में 10 माइनस 9 तो 1, तो यह रिलेटिव डेंसिटी हो गया। तो ये कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है भाई, कैसे कर रहा है इसको प्रूव करिए, तो देखिए या वेरीफाई करिए। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल क्या देगा, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, मतलब ये डिफरेंस इन वेट देगा कि हवा में किसी का वेट कितना था और लिक्विड में डुबाने के बाद कितना आया। अब डिफरेंस कितना आता है, जितना बॉइंट फोर्स होता है। अब बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो, बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो लिक्विड इंटू जी इंटू इमर्ज वॉल्यूम, कितना इमर्ज है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होता है। यहाँ वाटर वाटर में डूबा हुआ है तो डिफरेंस कितने का आया होगा, जितना बॉइंट फोर्स वाटर लगाया होगा, तो वाटर का डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। यहाँ ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा के रखना है, पानी में भी फुल्ली डुबाना है और लिक्विड में भी फुल्ली डुबाना है, तभी वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या होगा, कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल। तो डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। तो इससे भी रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है ऑब्जेक्ट का। और रिलेटिव डेंसिटी का वही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल आ जाएगा। अब ऐसे भी इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वेट वेट का रेशियो हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे इसको। तो यानी रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं दो लिक्विड का, एक लिक्विड उसमें से पानी है और दूसरा अननोन डेंसिटी वाला लिक्विड है। असली ड्रामा तो अब चालू होगा भाई। अभी क्या है कि ऐसा चीज का आपको निकालना है ना, ऐसा चीज का जिसका जो डूब ही नहीं रहा है, जैसे रबर या कॉर्क का निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। अब बताइए क्या करिएगा। तो हम उसके लिए एक सिंकर को लाएंगे पकड़ के। सिंकर माने ऐसा भारी चीज जो रबरवा के डुबा दे साथ ले जाके, ठीक है। जैसे कि कोई पानी में डुबाने के लिए नहीं, पत्थर से बांध देता है, वो ले 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 डूब जाएगा। जैसे आपका बॉल है, फुटबॉल को डुबाना है, तो नहीं डूब रहा है तो क्या कीजिए ना कि फुटबॉलवा के क्या कीजिए कि बड़ा सा पत्थर में लोहा में बांध दीजिए इतना बड़ा, और छोड़ दीजिए तो लोहा ले ले दे ले फुटबॉलवा के भीतरे चल जाएगा। तो वैसे ही कॉर्क को भीतरे डुबाना है, तो हम लोहा के मदद से डुबाएंगे। तो कैसे किए देखिए, पहले हम W1 वेट इसका रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस का, जब अकेला ही लोहा डूबा हुआ है बेचारा, तो इसका W1 दिखा रहा है। दूसरी बार क्या किया हुआ है कि लोहा अकेले डूबा हुआ है और रबड़ो बांध दिए हैं उसमें, रबड़ या कॉर्क, लेकिन कॉर्क को अभी डुबाए नहीं है। ऐसा हम रस्सी रखे हैं कि कॉर्कवा हवा में है और खाली लोहे डूबा है। तो सर यहाँ तो लोहे डूबा था, यहाँ लोहे डूबा है, लेकिन फर्स्ट केस में आयरन डूबा है लेकिन कॉर्क नहीं है उसमें। सेकेंड केस में डूबा हुआ आयरन प्लस कॉर्क या रबर है, और थर्ड केस में दोनों डुबा दिए हैं दोनों को। तो तीनों केस का रीडिंग ले लिए, W3 और इसमें W2 और इसमें W1। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा W2 माइनस W1, अभी करेंगे इसको हम लोग, समझेंगे अभी कैसे आया, अपॉन W2 माइनस W3। इसको कर देने से आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ रबर या कॉर्क। कैसे देगा ये रिजल्ट, आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे ये हम लोग को रिजल्ट दे पा रहा है। तो देखिए, देखिए भैया, तो W2 माइनस W1 क्या होगा, W2 मतलब ये वाला सिचुएशन है ये, तो इसमें पानी में डूबा हुआ, माने डूबे हुए आयरन बॉल का मास कितना है, एपरेंट वेट,
प्लस रबर का वेट है। अब उसमें से आप घटा रहे हैं W1 को, ये डूबा हुआ पानी में जो लोहा का वेट दिखा रहा है उसको घटा रहे हैं, तो क्या घटाने से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो बच क्या जाएगा? रबर का एयर में बच जाएगा कितना वेट है कि नहीं? तो एयर में रबर का वेट मिलेगा इससे, W2 माइनस W1 से। W2 माइनस W3 से क्या मिली? तो W2 वही वाला बार W2, और एकरा में से ई वाला आप घटा रहे हैं, तो क्या आएगा देखिएगा ध्यान से। इसमें आयरन का तो जो है वो रहेगा ही आयरन का। मान लेते हैं कि आयरन का पानी में डूबने के बाद 2 रहा, 2 kg वेट। तो यहाँ तो डूबा हुआ है तो यहाँ 2 kg वेट है। आई रबर का एयर में मान लेते हैं कि वेट था, रबर का एयर में 1.2 kg वेट था। अभी जब रबर पानी में डूब गया तो इसका वेट थोड़ा कम ही दिखाएगा। तो रबर पानी में जब डूब गया तो मान लेते हैं ये 1 दिखा रहा है। तब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 2 से 2 गया, और 1.2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या बच गया? 0.2। तो ये 0.2 क्यों कम हो गया पानी में डूबते ही? यानी कि पानी जो है इसको पॉइंट उतना ही मारा, 0.2 का ही पॉइंट मारा होगा पानी, तभी तो एयर में 1.2 दिखा रहा था रबर, अब पानी में दिखा रहा है 1, तो 0.2 कहाँ गया इसका? तो यानी 0.2 से पानी उसको ऊपर पॉइंट फोर्स मारा। तो ये जो W2 माइनस W3 कर रहे हैं ना, उसमें पानी में डूबे हुए रबर पे कितना पानी फोर्स लगाया वो मिल गया, यानी पॉइंट फोर्स मिल गया। तो रबर के वेट में जो कमी आई, वही तो पॉइंट फोर्स लिक्विड लगाया। और लिक्विड पॉइंट फोर्स रो Vg लगाता है, यानी लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, पूरा का पूरा कर्व डूबा हुआ है। सो वॉल्यूम दिस वॉल्यूम विल कैंसल आउट, क्योंकि न्यूमरेटर में था वेट ऑफ इन एयर, और वेट होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास, और जी मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट हो गया। तो जी से जी कैंसल, वी से वी कैंसल, तो डेंसिटी ऑफ रबर या कॉर्क अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिल गया। तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क या रबर अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ही तो रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो हम जो नहीं भी डूब रहा था पानी में, उसका भी रिलेटिव डेंसिटी अब फाइंड कर पाएंगे इस मेथड से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया है ये, कि ये बोल रहा है, ये इसमें देखिए कि वेट इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू थ्रस्ट इन केस ऑफ W इक्वल टू थ्रस्ट, यानी कि बुआइंट फोर्स अगर इक्वल है वेट के, तो द इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन जी। फ्लोटिंग बॉडी जैसे कि जस्ट फ्लोटिंग वाला ले रहे हैं ऐसे, तो ये अगर अर्थ पे फ्लोट कर रहा है ना, तो जी में वेरिएशन भी आ जाए, मून पे भी ले जाएंगे ना, तो वहां भी ये ऐसे ही फ्लोट करेगा। इसलिए क्योंकि फ्लोट करने के लिए क्या चाहिए, नीचे की तरफ इसका mg है, और ऊपर की तरफ चाहिए रो इंटू जी इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। और इसमें मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो होगा कुछ ही कि अर्थ के जब मून पे ले गए तो जी में इसमें वेरिएशन आया, तो इसमें भी तो वेरिएशन आ गया, तो ये इफेक्ट सेम है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। और डेंसिटी लिक्विड की जो अर्थ पे थी, वही डेंसिटी वही रहेगी वहां पे। ऑब्जेक्ट का भी जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना कॉम्पैक्ट था वहां भी उतना ही रहेगा मून पे, तो डेंसिटी भी वही रहा, और जी से जी कैंसिल हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही वॉल्यूम फिर से इसको डिस्प्लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर अगर कम जा रहा है तो लिक्विड भी तो कम फोर्स उस पर लगा रहा है। जी यहाँ पे कम हुआ तो जी यहाँ भी कम हो जा रहा है इक्वल अमाउंट से। यानी कि अर्थ पे अगर ऐसा कंडीशन है कि जस्ट पानी के सरफेस के नीचे अब तक ऑब्जेक्ट है, ये कब आता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल होता है, उस कंडीशन में। तो मून पे भी ले जाने पे भी, मून पे भी ऐसा सिचुएशन होगा। मून पे ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बाहर निकाल देगा मुंडी ऐसा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। फिर है नेक्स्ट, द वेट ऑफ प्लास्टिक बैग फुल ऑफ एयर इज सेम एज एम्प्टी बैग, बिकॉज देखिए, अगर एक प्लास्टिक जिसमें सब्जी वब्जी खरीदते हैं, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का थैला है,
तो इसका वेट आपने लिया, इसको मान लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस से या वेइंग मशीन पे ऐसे रख दिया नीचे, तो ये जितना ग्राम दिखाएगा, अगर इसमें मुंह से फूंक के हवा भर दीजिए, अब फूंक के हवा भर दीजिए, ऐसे फुला दीजिए ऐसे ऐसे, तो भी वही वेट दिखाएगा। इसलिए क्योंकि हवा इसमें जब भर दिए बिल्कुल, तो हवा भरे तो इस हवा का तो कुछ न कुछ आएगा mg ऐसे। लेकिन जब ये पचका हुआ था तो इसमें बॉइंट फोर्स नहीं लग रहा था एयर का, और जब फूल गया ना तो ये एयर भी तो इसमें बॉइंट फोर्स लगाने लगेगा, क्योंकि जब फूलेगा तो आजू बाजू के एयर को डिस्प्लेस करेगा। और जितना इसमें हवा भरा हुआ है, जितना ग्राम का हवा भरा हुआ है, उतना ही ग्राम के इक्विवेलेंट एयर उस पे लगाएगा ऊपर बॉइंट फोर्स। तो वो इसके एयर से जो वेट यहाँ लगाने वाला था उसको पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग के और उसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ भी एयर भरा है, अब फोर्स लगाने वाला भी एयर ही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ v वॉल्यूम भरा, तो एयर का डेंसिटी इंटू v वॉल्यूम, इतना मास हो गया, और इतना g के बराबर ये mg लगा रहा है। तो पॉइंट फोर्स भी तो रो वही एयर में है ये, तो रो एयर और वॉल्यूम भी डिस्प्लेस उतना ही करेगा जितना हवा भरा है इसमें, इंटू जी। तो ये दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल। तो एक बलून की भी बात कर सकते हैं, कि प्लास्टिक नहीं समझे तो, कि अब बलून लेकर आएगा मार्केट से लाने के लिए, और ऐसे पचका के ऐसे इसका वेट लिए रख के कि कितना ग्राम है। अब बाद में इसमें हवा फुला के भी भरिएगा ना, वेइंग मशीन पर रखिएगा तो उतना ही का उतना ही वेट दिखाएगा। समझ गए ये भी पॉइंट।